हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और आज का जो वीडियो आपके लिए होगा वह संबंधित होगा प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में होगा। और जो प्रधान शिक्षक के सिलेबस में 75 अंक डीएलएड और 75 अंक जीएस से आने वाले हैं, टोटल 150 अंकों की परीक्षा होनी है। उसमें डीएलएड 75 अंक की तैयारी के संदर्भ में आज का क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस सेट होगा, और वह होगा यूनिट वाइज, और डीएलएड यूनिट वाइज होगा वह, और यूनिट 1 से आज के क्वेश्चन आंसर पूरे लिए जाएंगे और उसका पार्ट 1 होगा, क्योंकि यूनिट 1 के अंतर्गत भी 7-8 जो है महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करना है, इसलिए इसके पार्ट वाइज आएंगे। तो आज पार्ट 1 होगा। और इसके पूर्व में मैंने जो 2020 वीडियो सीरीज शुरू किया था वो अभी आगे जारी रहेगा, और उसमें मैं 8 इकाई और 8 इकाई डीएलएड के तहत आपको लगभग 60 टॉपिक को कवर करने हैं। उन 60 टॉपिक से मिसलेनियस मिक्स अपने से लिखित आपके लिए प्रैक्टिस सेट 2020 सीरीज जो मैं लेकर के आ रहा हूँ वह भी आगे कंटिन्यू रहेगा, और उसके भी लगातार सीरीज आ रहे हैं। अगर आप उस सीरीज को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के और प्रधान शिक्षक तैयारी का 2020 सीरीज जो है उसको निश्चित रूप से देखते रहेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे साथियों का ऐसा मांग था कि यूनिट वाइज भी लेकर के आइए। मिसलेनियस तो चलता ही रहेगा, लेकिन यूनिट वाइज भी हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसलिए डीएलएड का यूनिट वाइज मैंने शुरू किया है। और इसमें जीएस 75 अंक की तैयारी के लिए भी मैं विषय वाइज पार्ट वाइज और विषय वाइज लेकर के आऊँगा। और 2020 सीरीज में भी जीएस 75 अंक की तैयारी होगी, लेकिन वह मिसलेनियस होगी। और डीएलएड की भी तैयारी होगी 2020 सीरीज में, वह 8 इकाई से मिसलेनियस होगी। तो यह दोनों साथ साथ चलेंगे, एक में जीएस भी पूरे मिक्स रहेंगे और डीएलएड भी 8 इकाई से मिक्स रहेंगे, जिसको मैंने 2020 सीरीज नाम दिया है। 20 प्रश्न सभी इकाइयों से महत्वपूर्ण अनोखे संग्रह से मैं ढूंढ करके आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। और दूसरा, उसी के साथ साथ मैंने यह जो शुरू किया है यह इकाई वाइज चलेगा, जहाँ एक इकाई के तैयारी के लिए आपको जितने पार्ट में जो इकाई छोटा होगा उसमें एक पार्ट जिसमें अधिक प्रश्न बन सकते हैं उसमें 2-3 आएंगे। और जीएस में भी विषय वाइज यह लेकर के आऊँगा, तो दोनों सीरीजें एक साथ चलेंगी। इसलिए यदि अब तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक की तैयारी के संदर्भ में जो भी वीडियो आएंगे और या जो भी शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आएंगे वो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो वीडियो में बिना देरी किए हुए आज का जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट 1 है और यूनिट 1 से है डीएलएड का, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके प्रश्नों को, उत्तर को और शॉर्ट व्याख्या के साथ सभी को लेकर के आऊँगा कि एक प्रश्न के साथ आपको 3-4 प्रश्न क्लियर होते चलेंगे। तो पहला प्रश्न है, यह एक महत्वपूर्ण बुक से होगा और उसके अनुसार यह यूनिट वाइज है। तो पहला प्रश्न है कि मानव विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है, यानी मानव का जो विकास होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मानव विकास को कई अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसमें शैशवावस्था होता है, बाल्य अवस्था होता है, किशोरावस्था होता है, सभी अवस्थाएं होती है। तो इसमें विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था कौन है। तो बाल्यावस्था जो है, जो आपको 2 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है, इसी को सर्वाधिक विकास वाला व्यापक विकास अवस्था भी कहते हैं। और इसी में सबसे अधिक शारीरिक, भाषात्मक, नैतिक, चारित्रिक सभी प्रकार के विकास होते हैं, इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था मानव विकास की बाल्यावस्था मानी जाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि बच्चे के जन्म के प्रारंभिक 2 वर्ष क्या कहलाते हैं, यानी जन्म से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं। तो शैशवा अवस्था जो होता है यह जन्म से लेकर, यानी 0 से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको शैशवावस्था कहते हैं। उसके बाद जो प्रारंभिक बचपन की अवस्था होती है यह 2 से 6 वर्ष के बीच में होती है। और उत्तर बचपन अवस्था होती है वह होती है आपको 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है।
और किशोरावस्था जो होती है वह 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है कि 6 से 12 वर्ष की आयु में कौन सा विकास तीव्रतम होता है? सामाजिक विकास तीव्रतम होता है कि नैतिक विकास होता है कि बौद्धिक विकास होता है? तो जैसा कि ऊपर ही हमने देखा कि 6 से 12 वर्ष जो होता है वह उत्तर बचपन अवस्था होता है और इसमें सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक सभी प्रकार के विकास तीव्र गति से होते हैं। यही बीपीएससी जब प्रश्न सेट करेगा तो यही चौथा ऑप्शन देगा उपयुक्त में से एक से अधिक, और उसी को टिक करेंगे कि ये सभी होते हैं। जो हम 2020 सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जो अपने से मैं बना रहा हूं उस सेट को, वह 5 ऑप्शन के साथ बीपीएससी के तर्ज पर मैं बना रहा हूं। और यह जो किताब से सेट है यह 4 ऑप्शन के साथ होगा और जो वह सीरीज आएगा वह 5 ऑप्शन के साथ आएगा। दोनों सीरीज जब आप देख लेंगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत 5 ऑप्शन में भी नहीं होने वाली है। चौथा प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बचपन को जीवन का अनोखा काल माना है? किसने कहा है कि बचपन जो होता है, बच्चों का बचपन, वह जीवन का सबसे अनोखा काल होता है? हम लोग भी कभी कभी बातों बातों में सभी लोग कहते हैं कि बचपन ही ठीक था, बचपन ही ठीक था। तो बचपन को अनोखा काल किसने कहा है? तो कोल एवं ब्रूस जो थे, वह कोल एवं ब्रूस ने कहा था कि बचपन जो होता है वह जीवन का अनोखा काल होता है। पांचवें प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है कि समाज में विभिन्न वर्ग स्तरीय आर्थिक परिस्थितियों में बचपन के स्वरूपों को वर्णित किया गया है। यानी जो बच्चों का बचपन होता है वह आर्थिक परिदृश्य में, यानी समाज में सभी प्रकार के लोग हैं तो उसको किस किस रूप में वर्णित किया है? निम्न श्रेणी वर्ग में बचपन, की मध्यम वर्ग में बचपन, की धनिक वर्ग में बचपन? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक बीपीएससी के ऑप्शन में होगा और इसमें ये सभी हो जाएगा, क्योंकि निम्न श्रेणी में भी बचपन होता है। गरीब के बच्चों का निम्न श्रेणी वर्ग में होगा, मध्यम वर्ग के जो बच्चे होंगे उनका मध्यम वर्ग में बचपन होगा और अमीर घर के जो बच्चे होंगे उनका धनिक वर्ग में बचपन होगा। तो तीनों प्रकार से वर्णित किया गया है इसको। छठे प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। छठा प्रश्न है कि धनिक वर्ग में बालकों की एक प्रमुख समस्या क्या है? जैसा कि हमने ऊपर देखा कि निम्न श्रेणी में, मध्यम श्रेणी में और धनिक श्रेणी, 3 श्रेणियों में बचपन होता है। तो उसमें जो धनिक वर्ग में बालक होते हैं उनकी क्या समस्या है कि उनका जो समवयस्क साथी होते हैं उनका अभाव उनके पास होता है, कि माता पिता के स्नेहपूर्ण संसर्ग का अभाव होता है, या दोनों होता है, या दोनों में कोई नहीं होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। समवयस्क साथियों का भी उनके पास अभाव होता है, क्योंकि अमीर वर्ग के जो सभी बच्चे होते हैं वह इतने हाई फाई फैमिली से होते हैं कि उनके पास खेलने के लिए बाहर वह निकल नहीं सकते हैं। बाहर निकलेंगे भी तो उनके स्टैंडर्ड के बच्चे मिलते नहीं हैं, इसलिए उनके पास साथियों का अभाव होता है और माता पिता के स्नेहपूर्ण संसर्ग का अभाव होता है, क्योंकि अमीर वर्ग का जो परिवार होता है उसमें माता पिता दोनों नौकरी पेशा कमाने वाले लोग होते हैं और वह अपना सारा समय कमाने के पीछे ही लगाते हैं, बच्चों को स्नेहपूर्ण समय नहीं दे पाते हैं। इसलिए धनिक वर्ग के बालकों के पास यह दोनों प्रकार की समस्याएं मौजूद होती हैं। सातवां प्रश्न है कि मजदूर बस्तियों में बालकों के लालन पालन हेतु व्यवस्था कहाँ की जाती है? नर्सरी स्कूलों में, कि बाल गृहों में, कि बाल विद्यालयों में, कि सामुदायिक केंद्रों में? तो जो मजदूर का बस्ती होता है उसमें बाल गृह में वहाँ के बच्चों के लिए लालन पालन के लिए व्यवस्था की जाती है। आठवां प्रश्न है कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों तथा उनके परिणामों का वह समग्र रूप है जिसके निर्माणकारी तत्व किसी विशिष्ट समाज के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त और संचारित होते हैं। यह कथन किसका है, यानी इस बातों को किसने कहा था? तो राल्फ लीटन महोदय थे। उन्होंने ही कहा था कि जो संस्कृति होती है वह बच्चे जो व्यवहार सीखते हैं और उसका जो वह परिणाम होता है समग्र रूप में, और उसी के निर्माणकारी तत्व किसी विशिष्ट समाज के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त और संचारित होते हैं।
9वें प्रश्न को हम लोग ले लेते हैं। तो 9वां प्रश्न है कि संस्कृति के कितने प्रकार हैं? भौतिक संस्कृति की, अभौतिक संस्कृति की, दोनों की, न ए न बी। तो संस्कृति के जो प्रकार होते हैं वह भौतिक भी होता है और अभौतिक ही होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। जो भौतिक संस्कृति होती है तो वैसी संस्कृति जो हमको दिखाई देती है, जैसे हमारा रहन सहन, मकान, वस्त्र, जो भी चीज़ें हैं हमारी जो दिखती हैं वह भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती है। और हमारे आचार विचार जो है हमारे व्यवहार विचार, ये सभी जो आते हैं यह अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। प्रारंभिक बचपन की क्या अवस्था, कौन सी अवस्था को प्रारंभिक बचपन की अवस्था कहते हैं? और यह 10वां प्रश्न है। तो 7 से 8 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वह प्रारंभिक बचपन की अवस्था होती है। इसी को 7 से 8 वर्ष की अवस्था को प्रारंभिक बचपन की अवस्था कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड नामक पुस्तक लिखा था फिलिप एरिस महोदय ने, और ये भी एक शिक्षा शास्त्री है, मनोवैज्ञानिक हैं, और इन्होंने ही सेंचुरी ऑफ चाइल्डहुड लिखा था और इसमें बच्चों के बचपन के बारे में विस्तृत व्याख्या की थी। बहुत सारे प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे जो मेरे द्वारा जो बनाए गए सेट हैं उससे भी टैली कर सकते हैं, क्योंकि यह भी किताब उसी सिलेबस को फॉलो करते हुए लिखा है। और मैं भी वह सेट जो बना रहा हूँ अपने से, वो भी पूर्णतः 8वीं इकाई के 60 टॉपिक को कवर करते हुए और सभी में से मिसलेनियस प्रश्न मैं बना करके उसमें दे रहा हूँ, और वो भी सिलेबस के अनुसार लाइन बाय लाइन सिलेबस को फॉलो कर रहा हूँ। इसलिए कुछ प्रश्न होंगे जो दोनों में टैली करेंगे। 12 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के बालकों हेतु निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 19 ए होगा कि 39 बी होगा कि 21 ए होगा कि 45 बी होगा? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अनुच्छेद 21 के ए में 6 से 14 वर्ष तक के आयु समूह के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। 13 नंबर प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 24 में कितनी आयु तक के बालकों हेतु जोखिम वाले कार्य से सुरक्षा के अधिकार का प्रावधान है? तो संविधान के अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि जो 14 वर्ष तक के बच्चे होंगे उनसे किसी प्रकार के भी जोखिम वाले कार्य नहीं करने हैं। ऐसा कार्य किसी संस्था, किसी कंपनी या किसी व्यक्ति द्वारा कराते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई भी की जाती है। 14 नंबर प्रश्न है कि बच्चों का प्रमुख अधिकार क्या है? सहभागिता का अधिकार, कि जीवन एवं विकास का अधिकार, कि निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, कि उपरोक्त में सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। बच्चों का प्रमुख अधिकार जो है सहभागिता का भी अधिकार है, जीवन एवं विकास का भी अधिकार है, और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति का भी अधिकार है। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी दिए गए जो यह युग्म दिए गए हैं सॉरी, इसमें कौन से युग्म जो दिए गए हैं वह गलत हैं? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929, यह बिल्कुल सही है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में आया था। बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी 2005 में आया था। अनैतिक व्यापार रोकथाम संशोधन अधिनियम भी 1956 में आया था। किशोर सुरक्षा आयोग जो है यह 2009 में नहीं आया था। तो ये पूछ रहा है कौन नहीं है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछ रहा है तो जो नहीं है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोर सुरक्षा आयोग पहली बार 1986 में आया था, उसी को फिर संशोधित रूप में 2000 में लागू किया गया और फिर एक 2015 में भी बनाया गया है। उसी का यह रूप सब है जो समय समय पर इसमें सुधार किया जाता रहा है। 16 नंबर प्रश्न है कि बाल संबंधित कानूनी प्रावधान कौन सा नहीं है? तो बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण है। बाल अधिकार समिति की निश्चयात्मक टिप्पणियां भी उनका कानूनी अधिकार है, प्रावधान में है।
बच्चों की भागीदारी एवं अधिकार नहीं है, क्योंकि बाल संबंधित कानून जो बनते हैं उसमें बच्चों की भागीदारी नहीं होती है, क्योंकि बच्चे अभी उतना उनका माइंड डेवलप नहीं होता है कि उनको उसमें मौका दिया जाए। उनके लिए जो कमेटी बनती है, बड़े लोग जो रहते हैं उसमें, वहीं उनके लिए कानूनी प्रावधान तय करते हैं, उसमें बच्चों की भागीदारी नहीं होती है। इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति जनसंख्या का कुल प्रतिशत क्या है। यानी 2011 की जो भारत की जनगणना हुई थी उसमें अनुसूचित जाति यानी एससी लोगों का प्रतिशत कितना है। तो 16.66% जो हैं वह आपको एससी कैटेगरी के लोग हैं। और आपको एसटी की बात कर लें तो एसटी जो हैं वे 8.6% लोग हैं। तो पहले जो 2011 में जनगणना हुई है उसके बाद अभी जनगणना केंद्रीय हुई नहीं है। तो एससी का 16.66 और एसटी का 8.6%। 2011 ही जनगणना केंद्रीय संदर्भ में पूछेगा, क्योंकि उसके बाद अभी जनगणना हुई नहीं है। 18 नंबर प्रश्न है कि अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है। जाति की नहीं होगा, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में, यहाँ इसको छापना चाहिए, गलत छापा है, किस राज्य में है। तो अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जो संख्या है वह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एससी लोग हैं अनुसूचित जाति। और वहीं एसटी की बात कर लें अनुसूचित जनजाति, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। मैंने शुरू में ही कहा था कि व्याख्या के साथ में जहाँ जो शॉर्ट व्याख्या जरूरी होगा उस व्याख्या के साथ मैं लेकर के आऊँगा, ताकि एक प्रश्नों के साथ आपके और भी महत्वपूर्ण प्रश्न क्लियर हो सकें। 19 नंबर प्रश्न है कि अनुसूचित जातियां एवं जनजातियों की प्रमुख समस्या क्या है। यानी जो एससी एसटी होते हैं उनकी प्रमुख समस्या क्या होती है। अस्पृश्यता की समस्या यानी छुआछूत की समस्या, कि निर्धनता यानी गरीबी की समस्या है, कि बेरोजगारी की समस्या है। तो एससी एसटी लोगों के पास ये सभी समस्या है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी समस्याएं हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत में दलित चेतना के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है। तो दक्षिण भारत में जो दलित चेतना के विकास का श्रेय दिया जाता है वह बासों को दिया जाता है। और यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को देखिए, जो यह सीरीज मैं प्रैक्टिस सेट का शुरू किया हूँ यह भी कंटिन्यू रहने वाला है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। और इसमें मैं डीएलएड के यूनिट वाइज, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4, 5, 6, 7, 8 का पार्ट वाइज, यानी एक यूनिट में जो भी पार्ट बन सकते हैं एक साथ आएंगे, क्योंकि आपके यूनिट वाइज विषय क्लियर होते जाएंगे। और यहाँ जो प्रैक्टिस सेट में जीएस के तैयारी का भी मैं जो वीडियो लाऊंगा वह विषय वाइज लाऊंगा। जो आपके जीएस में मैथ है, रीजनिंग है, ज्योग्राफी है, सोशल साइंस है, साइंस है, उसके बाद करेंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान है। इन जीएस के सिलेबस को भी मैं चैप्टर वाइज लेकर के आऊँगा, हर विषय का विषय वाइज और चैप्टर वाइज लेकर के आऊँगा। और जो मेरा 2020 सीरीज चल रहा है आपके लिए प्रधान शिक्षक की तैयारी के लिए, वह मिसलेनियस है। डीएलएड 75 अंक भी 8 इकाई से मिक्स रहेंगे, और आपको जीएस भी सभी विषयों से मिक्स रहेंगे। तो दोनों ही सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए आप चैनल से तो निश्चित रूप से जुड़ ही जाएंगे, क्योंकि वीडियो जो भी आएंगे उसकी सूचना आप तक पहुंच पाए। क्योंकि अगर किसी माध्यम से आपको इस वीडियो पर आप आए हैं तो हो सकता है अगली बार आपके पास नहीं पहुंच पाए, तो इसलिए आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जो डीएस मिश्रा ऑफिशियल है मेरा, उससे भी इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जुड़ जाएंगे तो वहाँ भी सभी महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलते रहेंगे। अगला और 21 नंबर प्रश्न हम लोग देख लें कि वंचित वर्ग को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो समाज के जो वंचित वर्ग हैं
उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं जो सामाजिक दृष्टिकोण से वंचित होते हैं, दूसरे जो आर्थिक दृष्टिकोण से वंचित होते हैं, और तीसरे जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से वंचित होते हैं। यह 3 भाग में इसको बांटा गया है कि 3 प्रकार के वंचित वर्ग के लोग होते हैं। अगला और 22 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। तो संविधान के भाग 4 जो है उसमें नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, और इसी नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद जो 45 है, तो इस अनुच्छेद 45 के तहत ही प्राथमिक स्तर की शिक्षा जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य देने की बात की गई है, और यही अनुच्छेद 45 आरटीई के तहत आपको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राथमिक स्तर तक देता है। अगला और 23 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा के अधिकार संबंधित 86वां संविधान संशोधन बिल राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया था। तो शिक्षा के अधिकार के लिए जो 86वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण बिल पास किया गया था वह राज्यसभा से पास हुआ 1997 ईस्वी में। अगला और 24 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार देश में कब लागू हुआ, यानी जो आरटीई है यह आरटीई कब लागू हुआ है, राइट टू एजुकेशन जो लागू हुआ है। तो देखिए 2 तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यदि पूछा जाएगा कि शिक्षा का अधिकार कानून जो है आरटीई कब पारित हुआ, तो पारित हुआ पूछेगा तब आपको जवाब देना होगा 4 अगस्त 2009। 4 अगस्त 2009 को यह कानून पारित हुआ, लेकिन पूछेगा कि देश में लागू कब हुआ, तो यह अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ। तो लागू हुआ पूछेगा तो 2010 होगा, और यह अधिनियम पारित कब हुआ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ 4 अगस्त 2009 ईस्वी को। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से क्या वंचित वर्गों की प्रमुख समस्या नहीं है। तो वंचित वर्ग की समस्या क्या नहीं है, जो सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं। निम्न जीवन स्तर तो उनकी समस्या है, सार्वजनिक स्थलों पर जाने का निषेध भी उनकी समस्या है, अस्पृश्यता छुआछूत भी समस्या है, लेकिन सांस्कृतिक परिवर्तन एवं प्रगति जो है प्रमुख समस्या में नहीं आती है। 26 नंबर प्रश्न है कि मानवीय अधिकारों के घोषणा पत्र में निहित है स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार, या जीवन जीने का अधिकार, कि शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार। तो इसमें तीनों मानवीय अधिकार में आते हैं, इसलिए राइट आंसर उपरोक्त में सभी हो जाएंगे। उपयुक्त में एक से अधिक ऑप्शन जब सही होंगे, आप बीपीएससी के तहत जब प्रधान शिक्षक की इस परीक्षा को देंगे, तो यदि कोई ऑप्शन आपको एक से अधिक 2 भी ऑप्शन सही दिखाई दिया, तो आपको चौथा ऑप्शन ही जाना होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, और कोई सही नहीं दिखाई देगा तो आपको 5वें ऑप्शन के साथ जाना होगा। 27 नंबर प्रश्न हमने देखना है कि निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं कि शिक्षा प्राप्ति बच्चों का मौलिक अधिकार है। तो बिल्कुल सही है। बाल अधिकार 1989 के अनुसार 18 वर्ष या इससे कम आयु का बालक बच्चा है, तो ये भी सही है। बाल अधिकार 1989 के अनुसार 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को बच्चा ही माना गया है। तीसरा है कि 25 नवंबर को प्रत्येक वर्ष बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो यह गलत है। 25 नवंबर को नहीं मनाया जाता है, जबकि 20 नवंबर को मनाया जाता है। तो पूछ रहा है कौन से सही हैं, तो आपने देखा कि तीसरा गलत है, तो 1 एवं 2 सही हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न है कि इसको सुमेलित करना है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध सुरक्षा और कानून की सम्यक प्रक्रिया का अधिकार अनुच्छेद से मिलान करना है। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 में है, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार
अनुच्छेद 23 में है और कानून की सम्यक प्रक्रिया का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। सब सामने सामने दिया हुआ है, इसलिए ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। राइट आंसर ए इसका हो जाएगा। तो चूंकि आपको डीएलएड इकाई 1 में लगभग 8 टॉपिक को कवर करने हैं, इसलिए एक ही पार्ट में बनाने पर लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने पार्ट वाइज बनाया है। यह पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 भी आएगा, यदि ज़्यादा होगा तो पार्ट 3 भी आएगा। और यह इकाई 1, 2, 3, 4 जैसा कि मैंने बताया 8 तक सीरीज जारी रहेंगे और जीएस की तैयारी से भी विषय वाइज जारी रहेंगे। और साथ ही साथ प्ले लिस्ट में जा कर के जो 2020 सीरीज है उसको भी देख लेंगे। और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे प्रधान शिक्षक 2020 सीरीज 75 अंक की तैयारी, जीएस 75 अंक की तैयारी और प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन आंसर यूनिट वाइज आपको जीएस की भी और डीएलएड की भी यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट की तैयारी, इन सभी चीज़ों के लिए और प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा जगत, अध्ययन अध्यापन से जुड़ी हुई हर एक लेटेस्ट जानकारी और महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे। पीडीएफ इत्यादि जो भी विभागीय आपको आएंगे, जो भी पत्र आएंगे, वे सभी वहां आपको मिलते रहते हैं। आगे भी यह सीरीज जारी रहेगी। फिलहाल इस सीरीज को, इस पार्ट को हम लोग यहीं विराम देते हैं और अगले पार्ट में मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।